अध्यापक शिक्षा और विद्यार्थी प्रेरणा को समर्पित मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल फ्लेम में सभी विद्यार्थियों का, प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो पैडागोजी ऑफ टीचिंग हमारे या शिक्षण विषय से संबंधित जो अध्यापकत्व का प्रशिक्षण है, चाहे वो किसी भी विषय या विधा के क्षेत्र का हो, तो उसमें शिक्षक और उसके शिक्षण की प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। प्राय सभी परीक्षाओं में और सभी विषयों में, विशेषकर शिक्षण विषयों में, ये सवाल परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है कि एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या आदर्श होने चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या प्रतिमान होने चाहिए, या फिर वो कौन से मानक हैं जिनके आधार पर हम कह सकें कि फलां जो शिक्षक है वो श्रेष्ठ शिक्षक है। तो इन सवालों की पृष्ठभूमि में ये चीज़ पूछी जाती है और प्राय ये पूछा जाता है कि इस विषय के आदर्श शिक्षक की आप विशेषताएं बताइए। देखिए, विषयगत ज्ञान की विविधता वो शिक्षक के ज्ञान शास्त्र से जुड़ी होती है, लेकिन जहाँ तक बात शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण विधि शास्त्र की करेंगे तो प्राय उसके मानक सभी शिक्षकों से, चाहे वो किसी विषय से संबंधित हो, एक जैसे ही रखे जाते हैं। आज जो विषय मैंने आपके बीच में चर्चा के लिए रखा है वो विषय है कि एक आदर्श शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की जो प्रतियोगिताएं हैं, जैसे रीट है, सीटेट है, द्वितीय श्रेणी की अध्यापक की परीक्षाएं हैं, प्रवक्ता, व्याख्याता, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, उन सब में शिक्षक से जुड़ी अभिवृत्तियों से जुड़े सवाल आते हैं। प्राय उन सारे सवालों के आधार, उन सारे सवालों के तत्व, उन सारे सवालों के दर्शन वो शिक्षक की आदर्शात्मक भूमिका से जुड़े होते हैं। कई बार कई विद्यार्थी ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि सर, जब शिक्षण अभिवृत्ति की बात आए तो 4 विकल्पों में से किस विकल्प को चुनना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक मस्तिष्क में ये परिकल्पना करनी होती है कि एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए और शिक्षक से समाज क्या अपेक्षाएं रखता है, शिक्षक से समाज क्या आकांक्षाएं रखता है, और शिक्षक को उन पे खरा उतरना है। इन प्रश्नों को अगर दिमाग में रखोगे तो उत्तर अपनी चेतना, अपना अंतःकरण स्वतः दे देगी। क्योंकि जैसे ही हमारे जहन में शिक्षक और शिक्षण पेशे की बात आती है तो समाज क्या, पूरा कायनात उससे सकारात्मकता, उससे प्रेरणा, यानी ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व शिक्षक है तो वो मानवता का उच्च कोटि का प्रमाणिक पर्याय होगा। ऐसी कल्पना हर व्यक्ति में होती है। और आपने व्यवहार में भी देखा होगा, जहां बात शिक्षक की आएगी तो लोग क्या करेंगे कि शिक्षक को बहुत उच्च दर्जे से देखेंगे, और यदि कोई गलती भी होती है शिक्षक के द्वारा, बहुत सारी गलतियां हो भी जाती हैं पर्यावरण को देखते हुए, तो आप देखना पूरा का पूरा अखबार या पूरी की पूरी चीज़ें, सारा का सारा दोषारोपण उस शिक्षक पे कहते हैं कि अरे एक शिक्षक से ये गलती हो गई, शिक्षक की वजह से ऐसा हुआ। अर्थात समाज कभी नहीं चाहता कि शिक्षक से कोई नीचे स्तर का कोई कार्य उससे हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहता। अब सवाल ये उठता है, हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि भाई आदर्श शिक्षक हम किसे माने। तो कोई इतनी बड़ी जटिल और गूढ़ बातें नहीं होती।
एक साधारण सी बात होती है, उन्हीं जो अभी जो पृष्ठभूमि बताई उस पृष्ठभूमि के आधार पर होता है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया का ध्रुव केंद्र शिक्षक ही होता है, बिल्डिंगें नहीं होती, भौतिक संसाधन भी इतने कुछ महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि शिक्षक अच्छा है तो वो सब कुछ व्यवस्था कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया के केंद्र में मुख्य स्वरूप शिक्षक का ही होता है। उसकी गोद में सृजन भी है, उसकी गोद में अर्जन भी है, उसकी गोद में विकास भी है। इसलिए कई बार कहावत के तौर पर कहा जाता है कि एक शिक्षक मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व बना सकता है, जैसा कि पंचतंत्र की कहानियां स्पष्ट है। और आप सभी को मालूम है कि विष्णुगुप्त नामक शिक्षक ने एक बहुत ही मूढ़ राजकुमार को बुद्धिमान बनाने के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शिक्षकत्व धारण किया था। तो शिक्षक चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, वो चीज अवश्य होगी। तो यहाँ पर आज जिन हम आदर्श भूमिकाओं की बात कर रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण बात जो चल के आई वो ये कि भाई शैक्षिक सरोकारों के सभी तालों की मुख्य जो चाबी है वो शिक्षक है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ बातें बहुत आसानी से जो मुझे आप तक पहुंचानी है, क्योंकि प्रकरण बड़ा है, एक एक चीज़ को बड़े विस्तार से लेंगे तो काफ़ी लंबा हो सकता है प्रकरण, लेकिन मैं छोटे से छोटे दृष्टिकोण से एक आदर्श शिक्षक की कुछ भूमिकाओं के पहलू आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा पहलू है शैक्षणिक पहलू, शैक्षणिक भूमिका। शिक्षक का पहला धर्म शिक्षा देना। अतः वो शैक्षणिक और अकादमिक दृष्टि से बहुत ऊर्जावान होना चाहिए, बहुत ऊष्मावान होना चाहिए, बहुत उज्जवल होना चाहिए, बहुत प्रकाशमय होना चाहिए, अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, नवीन ज्ञान उसको भरपूर मात्रा में होना चाहिए, शिक्षण विधियों का उसे सम्यक ज्ञान होना चाहिए, किस विधि का चयन करना है इस बात का उसे विवेक होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है। सीखने सिखाने में समावेशी माहौल उत्पन्न करने की उसमें क्षमताएं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा जिसके लिए है अर्थात विद्यार्थी, उसको केंद्रित करके अपनी शिक्षण, शिक्षा और अपने ध्येयों को आयोजित करना चाहिए। ये भूमिका तो शैक्षणिक भूमिका है। एक आदर्श शिक्षक में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। फिर एक आदर्श शिक्षक कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। वो कक्षा को प्रबंधित भी कर सके, कक्षा में जाने से पहले, कक्षा के अंदर और कक्षा छोड़ने से पहले अपनी योजना बनानी, अपनी सामग्री को व्यवस्थित करना, अपना शैक्षिक समन्वय का बेहतरीन नेतृत्व करना और नियंत्रक के रूप में सारी क्रियाओं, अपने शिक्षण से संबंधित सारी क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में अपने को केंद्र में रखना। ये उसके प्रबंधकीय गुण एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए। और एक आदर्श शिक्षक वही होता है जो ऐसा करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी शिक्षण एक उच्च स्तरीय भावनात्मक उपागम है। शिक्षण की भावना से, शिक्षण के व्यवहार से, शिक्षक के व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से या शिक्षक के लिहाज से एक शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को बहुत गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं। अपनी अधिगम सामग्री को जो सिखाना चाहता है उसको रुचिकर पर्यावरण में विकसित करना चाहिए और वो रुचिकर लगे बच्चों को। बुद्धि और व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अध्ययनों का परीक्षण करें, बच्चों को जाने, IQ, EQ, SQ जैसे नए जो अवधारणाएं हैं इनका भी ध्यान रखें। और इनके ध्यान रखने से वो एक बहुत अच्छा मनोव्यवहारिक दृष्टिकोण से संगठनकर्ता बन जाएगा और नतीजा बच्चे उससे कभी न डिलीट होने वाले स्वरूप से जुड़ जाएंगे। और जो ये जुड़ाव है, जो ये लगाव है, जो आज इंसानी जुड़ाव और लगाव जिससे सीखने की गति बहुत तेज बढ़ जाती है, वही सूखता जा रहा है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी की दृष्टि से एक जुड़ावात्मक, एक भावनात्मक पर्यावरण पैदा करना चाहिए, ताकि हर एक विद्यार्थी को ये लगे कि शिक्षक उससे बड़ा उसकी दुनिया में कोई हितैषी नहीं है। एक अनुदेशक के रूप में वो अनुदेशन की सामग्रियों का प्रबंधन करे, वो अनुदेशन, अधिगम और मूल्यांकन की प्रतिपुष्टियों को प्रबंधित करे, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत
समस्याओं का समाधान करे और उससे व्यक्तिगत संबंध बनाए, भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करे, उच्च स्तर की शिक्षण सामग्री का विद्यार्थी हितार्थ प्रयोग में लाए, तो वो एक अच्छा अनुदेशक भी बन जाएगा। और एक शिक्षक को हमेशा एक अनुसंधान करता भी रहना चाहिए। उसे सीखने सिखाने और उद्दीपन के नई चीज़ों का अनुसंधान करना चाहिए। क्रियात्मक शोध और नवीन परियोजनाओं पर कार्य करना चाहिए। मूलभूत समस्याओं और अनुसंधान और कार्यशालाओं पर काम करना चाहिए। शोध कार्यों को प्रकाशित करना चाहिए और साथ ही साथ इन सारे शोधों से ये देखे कि कौन सी एक चीज़ शोध से निकल के आई है जिससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को और बढ़ाया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षक को ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल एक वेतनभोगी या पेशेवर व्यक्तित्व है। वो एक महान इकाई है। उसे एक मार्गदर्शक और परामर्शदाता, मेंटर या गुरु की भूमिका में बहुत सारे विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करनी होगी। विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना होगा, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना होगा, उसे अभिनव संदर्भों से समझाना पड़ेगा, सम्यक और सही शैक्षिक विकल्पों और निर्णयों पर चर्चा करनी होगी, ज्ञानवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या आगे चुनौतियां आने वाली वो सारा कुछ बताना होगा। तो एक शिक्षक मेंटर के तौर पर अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शक और परामर्श भी बन सकता है, आदर्श शिक्षक। और समन्वयक के रूप में, क्योंकि शिक्षक समाज से, विद्यार्थियों से, प्रशासन से, सभी से जुड़ा हुआ है, एनजीओ से, तो एक समन्वयक के रूप में वो सभी के साथ नवीन प्रचलनों को जोड़े, उन्हें रेखांकित करें, समुदाय के सभी पक्षों और विद्यार्थियों का विकास करें, समुदाय की परंपराओं और पृष्ठभूमि का अनुकूल वातावरण पैदा करें, शिक्षा के सभी पक्ष, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो नियोक्ता हो, सभी के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करें, विषम परिस्थितियों में सबका सहयोग करें। इस प्रकार वो एक कहना चाहिए कि समन्वयक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। तो हम देखते हैं कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। तो इस सारे निष्कर्ष से, इस सारे चर्चा से, ये विवेचन से ये बात निकल के आती है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में यदि कोई केंद्र बिंदु, यदि कोई धुरी बिंदु है तो वो शिक्षक है। और कहते हैं कि जिस देश में शिक्षक अच्छे होते हैं तो वहाँ की संतति और वहाँ के देश की विकास कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। शिक्षा का कोई भी सरोकार बिना शिक्षक की उपस्थिति के अधूरा है। सत्यता हो उसमें, कोई सार्थक हो, तभी होगा जब शिक्षक एक बहुत आदर्श और गुणवान इकाई होगा। इसलिए कहा गया है, शिक्षक वो अनमोल दिशा सूचक है जो जिज्ञासा, ज्ञान, बुद्धिमानी, प्रबंधन, सफलता के चुंबक को सक्रिय बनाता है। आखिर में, लेकिन आखिरी नहीं, हम कह सकते हैं कि शिक्षा व उसकी कोई भी हेतु शिक्षक रूपी सेतु, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस लाइन को, शिक्षा व उसका कोई भी हेतु शिक्षक रूपी सेतु के बिना पूर्ण नहीं होगा। शिक्षक रूपी सेतु के बिना पूर्ण नहीं होगा। अतः आदर्श शिक्षक समाज की विकास का आधार स्तंभ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में केंद्र में रखते हुए किसी भी शिक्षण विषय के शिक्षक की भूमिका का अगर कोई प्रश्न आ जाए तो हल किया जा सकता है। धन्यवाद।